चलिए हम अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने मॉनसून में बहुत सारी बातें कर ली हैं। मैं एक बार रिकैप करवा देता हूँ कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या मॉनसून में बातें देख ली हैं। हमने शुरुआत करा था एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर से, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, उस पर बात करी। फिर मैं आपको ग्लोबल विंड समझाया था, फेरल सेल, पोलर सेल, साउथ ईस्टर्ली, साउथ वेस्टर्ली, ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। फिर मैं आपको मॉनसूनल थ्योरीज पर ले गया था, जिसके तहत डिफरेंशियल हीटिंग की थ्योरी देखी थी हमने, हेले की, जिसके तहत हमने ITCZ का शिफ्टिंग मॉडल देखा था, जिसके तहत हमने कोटेश्वरन की थ्योरी देखी थी टिबेटियन हीटिंग की। आगे हमने अल नीनो और ला नीना पे बात करी थी। हमने इंडियन ओशन डायपोल पे बात करी थी। ये सारी प्रमुख थ्योरीज थी जो हम देख चुके हैं। फिर इसके आगे हम और बढ़े आज मतलब प्रीवियस वीडियो में, और हमने जो क्लाइमेटिक रिदम होती है कि गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद ठंड, ठंड के बाद गर्मी और फिर बरसात, इस रिदम को समझा था। इस रिदम में बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज, बर्स्ट, ऑनसेट, प्री मॉनसून शावर, अक्टूबर हीट, उस पर हमने बात कर ली थी। फिर हमने भारत में जो मॉनसून का एडवांस होता है उसमें दो ब्रांचेस के बारे में बात करी, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, और कौन सी ब्रांच से किस इलाके में कितनी बरसात हो रही है वो भी हमने देख लिया। आज आपको जिस मुद्दे पर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है हमारा जेट स्ट्रीम्स। देखते हैं इसको, समझेंगे पहले कि जेट स्ट्रीम्स होती क्या हैं और कहाँ से इमर्ज हुई, कैसे इनकी डिस्कवरी हुई। बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। अलास्का, ये नॉर्थ अमेरिका लगभग, और इधर आप बना दीजिए जापान, समथिंग लाइक दिस। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ कि ये US से फाइटर जेट्स जाते थे ऐसे उड़कर, यहाँ पर बम वगैरह गिरा कर आते थे, फिर वापस आते थे ऐसे। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि यार जाने में तो ज़्यादा वक्त लग रहा है, मोर टाइम, लेकिन आते हम जल्दी हैं, लेस टाइम, जल्दी पहुंच जाते हैं। अब क्या हुआ कि लोगों ने फालतू की बातें करना शुरू करी। कुछ तो लोग कहेंगे टाइप्स, लोग कहने लगे अरे तुम वो बम लेके जाते हो ना तो प्लेन भारी रहता है, इसलिए तुम्हें टाइम लगता है जाने में, लेकिन जब तुम बम गिरा कर आ जाते हो तो जल्दी आ जाते हो क्योंकि प्लेन हल्का हो जाता है। एब्सर्ड बात। बाद में डिस्कवरी हुई कि जब जापान से US से वापस प्लेन आ रहा है तो वो एक हवाओं की दिशा में आ रहा है। ये जो हवाएं चल रही हैं इनको हम कहते हैं जेट स्ट्रीम्स। ये परमानेंट है, जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है, ये परमानेंट हवाएं जो अपर एल्टीट्यूड पर वेस्ट से ईस्ट चलती नजर आती हैं। समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। मतलब क्या, ये वेस्ट से आ रही हैं तो इसलिए इनका नाम वेस्टर्ली। ये हाइट पर है, कितनी हाइट पर है, ये अपर ट्रोपोस्फियर में है और बहुत तेज हैं। चूंकि हाइट पर है, हाइट पर जेट उड़ता है तो वेस्टर्ली जेट, और इनकी लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है तो इसलिए इन्हें स्ट्रीम्स कहते हैं। तो जब प्लेन जापान से आता है तो वो इन हवाओं की दिशा में होता है तो जल्दी चलेगा ना। जब US से जापान जाता था तो हवाओं के विपरीत जाता था तो उलट चलेगा तो धीमा चलेगा।
अब इसको इमेजिन करो आप, ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहाँ पर है, कौन से लैटिट्यूड में है, तो ऐसे इनकी डिस्कवरी हुई। नाउ लेट मी मेक यू इमेजिन कि ये कहाँ पर चल रही हैं। इक्वेटर, सब ट्रॉपिकल बेल्ट, सब पोलार बेल्ट, सब ट्रॉपिकल बेल्ट, सब पोलार बेल्ट, इसमें तो कोई समस्या नहीं होगी। वापस से हेडले वगैरह बना देता हूं मैं। इक्वेटर से हवा का ऊपर उठना, ट्रोपोपॉज तक जाना और फिर वहां से पलट जाना और 30 डिग्री पर बैठ जाना, 30 डिग्री पर बैठ जाना। थोड़ा और नीचे कर देते हैं उसको, ऐसे। ये जो, और फिर यहां से हवाओं का भाग कर आना, ऐसे। ये पूरा जो सेल हो गया हमारा हेडले सेल हो गया, ग्रीन वाला। इसको मैं थोड़ा कलर भी करूँगा। हाँ, क्यों कलर करूँगा? ताकि आपको कुछ इमेजिन हो पाए, इसलिए इसे कलर कर रहा हूँ मैं। हेडले सेल, ऊपर फेरल सेल आप देख चुके हैं, मैं बस अब बना रहा हूं, आपको वापस नहीं बता रहा। आप प्रीवियस वीडियो आराम से देखिएगा, उस पर आप समझ जाएंगे कि फेरल सेल क्या है। 60 डिग्री से ऊपर उठती हवाएं ट्रोपोपॉज तक जाएंगी। ट्रोपोपॉज चूंकि 60 डिग्री पर नीचे रहता है, इसलिए वहीं से पलट जाएंगी और कहाँ बैठ रही हैं? ये भी 30 डिग्री पर ही बैठती हैं। वापस से इसको हम एक अलग रंग से रंग देते हैं। फेरल नाम लिख देता हूं पहले अंदर। तो इस प्रकार दो सेल पृथ्वी के चारों तरफ हैं। चारों तरफ है मतलब क्या? इमेजिन करो ये ऐसे गोला है पृथ्वी का, ये गोला, ठीक। तो 0 से 30 पूरे पृथ्वी के चारों तरफ हेडले सेल, 30 से 60 पूरे पृथ्वी के चारों तरफ फेरल का सेल। आई होप इमेजिन हुआ होगा आपको। उसको दर्शा तो मैं ऐसे ही सकता हूँ, बोर्ड के बाहर तो कैसे ही लिखूंगा। ऐसे इमेजिन करो हेडले को ऐसे निकालकर पूरा पृथ्वी के चारों तरफ पीछे भी ले गया हूं मैं। अब क्या है, अगर एडियाबेटिकली सोचते हैं हम, तो इसे एक पिस्टन मानो, हेडले का पिस्टन और फेरल का पिस्टन। एडियाबेटिकली आपको बाहर से हीट एक्सचेंजेस को इंक्लूड नहीं करना है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ये पूरा एक आइसोलेटेड सेल हो गया, ये पूरा एक आइसोलेटेड सेल हो गया। अब हम जेट स्ट्रीम का ओरिजिन ही देख रहे हैं। हम जो हेडले वाला सेल है, यहां पर जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं ये ज्यादा तेजी से वाइब्रेट कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये गर्म इलाका है। ऐसे ही जो फेरल के इलाके में एयर मॉलिक्यूल्स हैं ये थोड़ा धीमे वाइब्रेट कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये ठंडा इलाका है। तो जो हेडले की दीवार पे इन मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन के कारण प्रेशर, आप इमेजिन कर पा रहे हैं मेरे हाथ के वाइब्रेशन देखकर, हेडले की दीवार पर जो एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हो रहे हैं बहुत तेज हो रहे हैं, तो हेडले की दीवार हाई प्रेशर से ग्रस्त है। और फेरल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, फेरल सेल में जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो वाइब्रेट हो रहे हैं वो थोड़े धीरे होंगे। क्यों? क्योंकि वो ठंडे इलाके में कुछ ऐसे ऐसे। इसको मैं दो अलग अलग रंग से दर्शा देता हूं।
एक को हम क्या कलर ले लें यार, विल टेक पिंक, ले पिंक तो ऊपर है, विल टेक ब्लू। ये ब्लू वाला इलाका, और इसके ऊपर मैं ले लेता हूं आपको ब्राउन ले लेते हैं, समथिंग लाइक दिस, ये ब्राउन वाला इलाका। जो ब्लू वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई प्रेशर पर हैं। क्यों हाई प्रेशर पर है भाई? क्योंकि वो इलाका गर्म होने के कारण ज़्यादा एयर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करवा पा रहा है, ये हाई प्रेशर पर है। इसी के कंपैरिजन में यहाँ पर जो एडियाबेटिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अंदर जो वाइब्रेशन हो रहा है वो धीमा हो रहा है। क्यों? क्योंकि पिंक वाला फेरल सेल का इलाका ठंडा है कंपेयर टू हेडलेस सेल का इलाका। और जूम करके देख लो, मॉलिक्यूल के अंदर चले जाओ, एटम को देख लो, राइट, समथिंग लाइक दिस। अब ये पृथ्वी के चारों तरफ है, अपर हाइट पर है, एटमॉस्फेयर में है। हवा को क्या चाहिए? हवा को बस हाई और लो का अंतर चाहिए। तो अब एयर स्टार्ट्स, विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग फ्रॉम हेडले सेल टूवर्ड्स फेरल सेल, from Hadley towards Ferrel in upper atmosphere, wind is blowing like this. From Hadley towards Ferrel, from high pressure to low pressure, wind is blowing like this in upper atmosphere. But ये जो विंड ब्लो हो रही है ये कोरियोलिस के प्रभाव में भी आएगी, तो ऐसे सीधे ना ब्लो होकर ये अपने चलने की दिशा के राइट में हो जाएगी। और चूंकि एटमॉस्फेयर, अपर एटमॉस्फेयर की बात है, फ्रिक्शन बहुत कम है, बहुत जोर से कोरियोलिस लगेगा और ये बहुत जोर से राइट में हो जाएगी। मतलब जो हवा ऐसी चल रही थी वो अब ऐसी राइट में लगेगी, कुछ ऐसे। दैट बिकम्स आर वेस्टर्ली, इन दोनों के बीच में वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम चलने लगी है। मैं उसको ब्लू कलर से दर्शा देता हूं, लाइट ब्लू कलर से। ये इतनी बड़ी नहीं समथिंग यस दिस, इन दोनों के बीच में ऐसे वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम पृथ्वी के चारों तरफ ऐसी घूम रही है। किसके बीच में? हेडले और फेरल के बीच में। इसी को हम कहेंगे कि वेस्टर्ली। और आप लैटिट्यूड देखोगे, हेडले और फेरल के बीच में कौन सा लैटिट्यूड है? 30, 35 डिग्री, 32 डिग्री, दैट इज सब ट्रॉपिकल। वेस्ट से चल रही है। क्यों वेस्ट से? क्योंकि हाइट टू लो जा रही है पर राइट में मूव हो रही है, तो वेस्ट से आती दिखेगी ना, तो ये जेट स्ट्रीम क्या हो जाएगी? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इसका नाम हो जाएगा। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली STWJ, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है, ऐसा का ऐसा ही कंसेप्ट आप अप्लाई कर सकते हैं फेरल और पोलर सेल के बीच। वो भी अप्लाई कर देता हूं, पर मैं उसको लिए अलग डायग्राम ले लेता हूं ताकि एक ही डायग्राम में हौच पौच ना हो जाए आपको। यहां से जो विंड्स उठी थी, अरे उन्हें से ट्रोपोपॉज के बाद नीचे बैठना होगा, लेकिन पोलर इलाके में तो और जल्दी नीचे बैठ जाएंगी ऐसे, क्योंकि यहाँ ट्रोपोपॉज और नीचे होगा ना। ये कुछ ऐसे पोलर सेल बना रही हैं। इसको पूरा करके अपन रंग कर देते हैं। ये 60-65 से ऊपर उठती हवाएं, कुछ ऐसे। बीच में नाम डाल देता हूं, पोलर सेल।
पर इसको रंग हरा ही दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पोलर सेल, जैसे फेरल और हेडले के बीच में सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, क्यों? क्योंकि इसकी दीवार हाई प्रेशर पर थी हेडले की, और अंदरूनी दीवार फेरल की लो प्रेशर पर थी। ऐसे ही जब पोलर और फेरल को कंपेयर करूंगा तो पोलर के इलाके में तो बहुत ठंडी है, तो जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत बहुत धीमे गति से वाइब्रेट कर रहे होंगे यहां पर इस दीवार पर। लेकिन जो फेरल वाले हैं वो कंपैरेटिवली पोलर के कंपैरिजन में ज्यादा गति से वाइब्रेट कर रहे होंगे, तो ज्यादा प्रेशर लगा रहे होंगे फेरल की दीवार पर। ये फेरल की दीवार पर, ओप्स इतना भी हाईलाइट नहीं करना, ये फेरल की दीवार पर लग रहा प्रेशर, ये और क्या दे दूं, नीला वाला, ये पोलर की दीवार पर लग रहा प्रेशर। ऑफ कोर्स जो मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहे हैं, एटम स्ट्राइक कर रहे हैं फेरल की दीवार पर, वो जोर से कर रहे हैं, तो ये अंडर हाई प्रेशर है कंपेयर्ड टू जो पोलर की दीवार पर एटम स्ट्राइक कर रहे हैं। वो ठंडा है ना, तो धीरे धीरे चल रहे हैं, तो ये लो है। लेकिन हवा को क्या चाहिए? हाई टू लो अपर एटमॉस्फेयर में, क्योंकि फेरल पोलर ये सब अपर एटमॉस्फेयर में बने हुए हैं। तो हाई टू लो हवा भागी, कैसे भागी? जोर से भागी, हाई टू लो, लेकिन चलने की दिशा के राइट में मुड़ जाएगी ऐसे। ये बन गई वेस्टर्ली, और जिसकी लंबाई ज्यादा, क्योंकि चारों तरफ है ना पृथ्वी के 60-65 डिग्री पर, और चौड़ाई कम, देख रहे हो आप दोनों के बीच में चौड़ाई कम है, तो ये भी बन गई हमारी वेस्टर्ली पोलर या सब पोलर जेट स्ट्रीम। इसको भी बना देता हूं मैं, ये सब पोलर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ऐसी की ऐसी कहानी सदर्न हेमिस्फीयर में भी हो जाएगी। फेरल और हेडले के बीच सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम सदर्न हेमिस्फीयर में, पोलर और फेरल के बीच सब पोलर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम सदर्न हेमिस्फीयर में। अब भारत की अगर आपने लोकेशन देखी हो, जो कि आपने देखी है फॉर श्योर, आपको ले जा रहा हूं भारत दर्शन पर। कुछ ऐसे भारत बैठा हुआ है, समथिंग लाइक दिस। ये 30-35 पर जेट स्ट्रीम चल रही है अपर एटमॉस्फेयर में, हाँ सरफेस पर नहीं है। ये ऐसे वेस्ट से ईस्ट आ रही है, कुछ ऐसे 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 आप देख रहे हो। यहाँ तो हिमालय आ जाएगा, ये ऊपर यहाँ तक इसको कोई किसी ने बाधा नहीं दी। क्यों बाधा नहीं दी भाई? क्योंकि इतना ऊंचा कोई है ही नहीं ना, ये 5-6 किलोमीटर ऊंची चल रही है। पहाड़ बना देता हूँ, पहाड़ क्या मतलब पहाड़ों के शहंशाह बना देता हूँ, ग्रेट हिमालय ऐसे कुछ बैठे हुए। इसको सीधे बाधा कौन दे रहा है? ये ग्रेट हिमालय से टकरा गई कौन? वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आकर। मैं जूम कर रहा हूं, जस्ट हैव अ लुक हियर। जैसे ग्रेट हिमालय से आकर टकरा गई, क्या नतीजा होगा? ये 2 हिस्सों में टूटेगी। एक हिस्सा, ये क्या हुआ, एक हिस्सा इस तरफ पहाड़ से टकराने के बाद, इसको अपन कलर अलग रखते हैं, पिंक ले लेते हैं। एक हिस्सा पहाड़ से टकराने के बाद ऐसे हवाओं का बैठना होगा, क्योंकि यहाँ भी हिमालय है, हाँ इसलिए ऐसे नीचे बैठा रहा हूँ। और एक हिस्सा इधर निकल जाएगा तिब्बत की तरफ, वो हमारे काम का नहीं है। इस हिस्से को हम कह देते हैं कि ये नदर्न ब्रांच निकल गई है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की। और ये सदर्न ब्रांच जो हिमालय से टकराकर भारत के ऊपर बैठी है। ये जो सदर्न ब्रांच पिंक कलर से आपको दिख रही है, ये ठंड में बरसात लाती है, क्योंकि जेट स्ट्रीम का, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का भारत के हिमालय से टकराना
ठंड में ही होता है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी के आसपास, मार्च तक। अब ये अगर बरसात लाती है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठंड में बरसात ला रही है, तो फिर भाई नमी भी लेकर आनी चाहिए। इतनी ऊपर चल रही है अपर ट्रोपोस्फीयर में, नमी कहां से लेकर आ रही है? और कहानी में गड़बड़ होने वाली है दया, देखते हैं। ये नमी लेकर तो आई है, पर ये नमी लेकर कहां से आई जो यहां पर बरस जाएगी? लेट मी शो यू वन मोर डायग्राम। अफ्रीका, अरेबिया, भारत, और जो बनाना है आगे से बना दो। मेडिटेरियन सी, इटली वगैरह, ये स्पेन, पोर्चुगल, रशिया, चाइना एक्सेट्रा। मेडिटेरियन सी का इलाका, मेड सी, इस लैटिट्यूड पर अपर एल्टीट्यूड में इसके ऊपर हवाएं चल रही है। कौन सी? जेट स्ट्रीम। आपने पिछले कई डायग्राम में देखा होगा, मैंने जेट स्ट्रीम को ऐसे सीधी लाइन नहीं बनाई, मैंने जेट स्ट्रीम को ऐसे जिगजैग बनाया। जेट स्ट्रीम का एक फीचर होता है कि वो ऐसे सीधी ना बहती हुई जेट स्ट्रीम्स मियांड्रिंग करती हैं। ये मियांड्रिंग एक और प्रकार की मियांड्रिंग करती हैं, लैटिट्यूडनल, कि 30 पे जाएगी, फिर 35 पे चली जाएगी, फिर 32 पे आ जाएगी। मतलब दो मियांड्रिंग साथ साथ हो रही है। एक एल्टीट्यूडनल मियांड्रिंग, हाइट से ग्राउंड पे आ रही है, ग्राउंड से हाइट पर जा रही है, और एक और मियांड्रिंग इसी के साथ लैटिट्यूडनल, अपर लैटिट्यूड लोअर लैटिट्यूड में 5-1 डिग्री का, कि 30 से कभी 35 पे आ गई, 35 से 30 पे आ गई। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना हो रहा है अपर एटमॉस्फेयर से गवर्न। तो यहां पर मैं आपको वापस जेट स्ट्रीम बना रहा हूं कि ऐसे मियांड्रिंग करते हुए चल रही है अपर एटमॉस्फेयर में, कि ये मेडिटेरियन सी पे अगर नीचे आर्म आई तो नमी ले ली। अब इसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो बेबाक होकर निकल रही है। लेकिन दादाजी आ गए। कहां दादाजी आ गए? हिमालय आ गए। समथिंग लाइक दिस। ये बैठे हुए हैं, ब्लू नहीं लेते यार, पिंक लेते हैं। ये हिमालय बैठे हुए हैं। क्या बोल दिया इन्होंने? रुको, कहां जा रही हो? टकरा जाएगी जेट स्ट्रीम इनसे, 2 हिस्सों में टूटेगी। एक हिस्सा नॉर्थवर्ड चला जाएगा तिब्बत की तरफ, हमारे काम का नहीं है। नमी भरी जेट स्ट्रीम इन पहाड़ों से टकराकर भारत के सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया में ठंड में अच्छी बरसात दे जाएगी। इसी बरसात को हम कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, या फिर विंटर रेनफॉल ड्यू टू सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। कश्मीर अगर दिसंबर में घूमने जाने का प्लान है तो आप वेट करते हैं स्नोफॉल हो जाए। कौन लेकर आया? हमारी साउथ वेस्टर्ली तो कब की जा चुकी है, कश्मीर में बर्फ कैसे गिरी? वेस्ट से आ रही वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के द्वारा मेडिटेरियन या फिर बीच में आ रही कैस्पियन सी की नमी लेकर यहाँ पर हिमालय से टकराया गया। वो नमी बरस गई बरसात के तौर पर या स्नोफॉल के तौर पर। और स्नोफॉल, अगर इलाका बहुत ठंडा है इस वक्त पर तो बरसात ना होकर स्नोफॉल इन कश्मीर, कश्मीर, हिमाचल, शिमला। इसी कारण से ठंड में यहाँ पर बर्फबारी होती है। और फिर अखबार में पढ़ते हैं आप, सैलानियों में उत्साह एक्सेट्रा। अब ये ठंड में ही होती है क्या? बिल्कुल, ये ठंड में ही यहाँ पर होगी। गर्मियां आते आते जो प्रेशर बेल्ट्स हैं वो शिफ्ट होते हैं। लेट मी टेक यू टू अनदर डायग्राम। इसी डायग्राम पे आइए, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम और भारत भी बैठा हुआ है।
इसको कर देते हैं ऐसा, ठीक। कुछ ऐसे जेट स्ट्रीम है। ये किसके बीच में सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम? हेडले और फेरल के बीच में। जब गर्मियां आती हैं तो हमने देखा है प्रीवियस हमारी प्लेलिस्ट के वीडियोस में कि ITCZ ऊपर शिफ्ट हो जाता है, फ्लॉन्स मॉडल ऑफ शिफ्टिंग ITCZ। तो हेले और फेरल सेल भी तो ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। हेले यहां से उठता है इक्वेटर से, 30 पे बैठता है आम अवस्था में, आम जीवन में, लेकिन मेंटोस जीवन में मतलब गर्मियों में हवा जीरो से थोड़ी ना उठ रही है, ITCZ ऊपर शिफ्ट हो गया है। तो हेले भी ऊपर शिफ्ट हो गया है, तो फेरल भी ऊपर शिफ्ट हो गया है, मतलब इन दोनों के बीच में जो इंटरफेस है वो भी ऊपर शिफ्ट हो गया है। और इस कारण से ये जो यहाँ पर 30 डिग्री पर चल रही थी गर्मियों में, करीब करीब 35 डिग्री पर चलेगी। एक और डायग्राम से आप इसको समझ लीजिए, ज़्यादा बेटर फील हो जाएगा। लेट मी ड्रॉ वन मोर डायग्राम। हेडले सेल और फेरल सेल, इन दोनों के बीच में आमतौर पर हमारी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम चलती है, समथिंग लाइक दिस, हेडले और फेरल के बीच में। लेकिन ये आम जीवन, जब सूरज ऊपर की तरफ उठता है तो ITCZ भी ऊपर की तरफ उठता है, तो हेडले फिर यहां से ऊपर नहीं उठेगा, वो थोड़ा ऊपर से नॉर्थ लैटिट्यूड से ऊपर उठेगा और बैठेगा भी ऊपर। तो नतीजा ये होता है कि फेरल भी थोड़ा ऊपर हो जाता है और हेडले भी थोड़ा ऊपर हो जाता है। और इसका नतीजा ये होता है कि ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, जिसको इन दोनों के बीच में ही चलाया जा सकता है, हाई टू लो का कंसेप्ट, हाई टू लो, वो भी ऊपर शिफ्ट हो जाती है। जब ये ऊपर शिफ्ट हो जाती है तो भारत थोड़ी ना ऊपर शिफ्ट होता है। तब क्या होगा कि भारत ऐसे यहां पर बैठा हुआ है, समथिंग लाइक दिस, ये। तो भारत के एकदम नॉर्थ से ही ये जेट स्ट्रीम्स निकल जाती है गर्मियों में, तो भारत पे प्रभाव नहीं पड़ता है। तो गर्मियों में हमें इनसे बरसात नहीं मिलती, लेकिन गर्मियों में कौन आ जाएगा? ये आ जाएगा साउथ ईस्टर्ली यहां पर। तो साउथ वेस्टर्ली से गर्मियों में बरसात। ठंड में वापस क्या हो जाएगा? ठंड में हेडले वापस नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि सूरज नीचे आएगा, फेरल भी नीचे आ जाएगा, और इसका नतीजा इन दोनों के बीच में चलने वाली जेट स्ट्रीम भी नीचे आ जाएगी, और फिर ठंड में भारत से टकराकर कश्मीर में बर्फबारी आप टिकट करा सकते हैं स्कीइंग रिसॉर्ट की। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। मैं इसे ऊपर ही कर देता हूं क्योंकि एक खास सिनेरियो हमें बताना है कि गर्मियों में इट शिफ्ट नॉर्थवर्ड्स। Northward shifting of subtropical westerly jet stream in summers. तो ये इतना कॉम्प्लेक्स फिनोमेना हमने बहुत आसान तरीके से समझने का प्रयास करा। अब आपको इसको एक बार समराइज भी कर रहा हूं मैं कि जस्ट अ मिनट। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, और भारत चूंकि सब ट्रॉपिक्स के प्रभाव में है, उस इलाके में बैठा है, इसलिए मैं इसी जेट स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ। सब पोलर भारत से बहुत दूर है, तो उसका कोई बहुत डायरेक्ट इम्प्लीकेशन नहीं है। प्रभाव तो उसका भी होगा पर कोई डायरेक्ट इम्प्लीकेशन नहीं है, इसलिए हम उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। सब ट्रॉपिक्स में भारत बैठा हुआ है। तो क्या क्या फीचर देखे हमने कि विंटर्स पे
स्ट्राइक्स हिमालयाज। नमी कहां से लाती है? मॉइस्चर फ्रॉम मेडिटेरियन सी एंड कैस्पियन सी, या बीच में कोई वाटर बॉडी मिल जाए तो। बरसात कहां करा देती है? हिमालय के फुटहिल्स, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया, और उसकी सदर्न ब्रांच। नॉर्थ वाली तो तिब्बत की तरफ चली जाती है, तो सदर्न ब्रांच हिमालयाज, फुटहिल्स, सेंट्रल इंडिया तक बरसात होती है, जैसे मालवा में होती है हमारे, और गेहूं के लिए बहुत लाभप्रद होती है। इस ठंड की बरसात को हम मावठ की बरसात भी कहते हैं, या लोकल आम बोलचाल में शुरू सुनेंगे आप तो मावठा भी कह देते हैं लोग। ठीक। किसके लिए लाभप्रद होती है? गेहूं, ठंड की जो फसलें हैं बस वही लिखना है। गेहूं, चना, सरसों लिख दो, मस्टर्ड, अलसी लिख दो, फ्लैक्सीड, बहुत लाभप्रद होती है उनके लिए। समर्स में क्या होता है इसके साथ? मई आते आते या अप्रैल आते आते, समर्स अराउंड अप्रैल एंड शिफ्ट्स नॉर्थवर्ड, मर्जिंग विथ इट्स नदर्न ब्रांच, जो तिब्बत के वहां थी वहां चली जाएगी, भारत पे प्रभाव नहीं डालेगी। अगर ये नहीं गई फिर भारत के मॉनसून को ये थोड़ा डिले कर देती है। वो कैसे, वो और कभी बात करेंगे। तो आई होप यहाँ पर सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो हमने पूरी बात करी, ये टफेस्ट टॉपिक आई कंसिडर इट इन आर geography, Indian geography part, which is difficult to understand. That's why I tried to take it in the initial days of your mains itself, कि अभी मेंस की प्रिपरेशन शुरू ही करेंगे, एक बार में समझ में नहीं आएगा। इसको पढ़ने का तरीका ये रहेगा कि आप सुने वीडियो को, पेन और पेपर लेकर और नोट डाउन करते जाएं, ड्रॉ करते जाएं, जैसे मैं यहाँ ड्रॉ करता गया हूँ। मेरे यहाँ पर रेडीमेड पावर पॉइंट इस्तेमाल ना करने का उद्देश्य यह था कि ऐसे डायग्राम्स आप तक पहुँचा पाऊँ जो आप भी बना सकें और फिर एग्ज़ाम में उन्हें उतार सकें, बजाय कि ऐसे भारी AI जनरेटेड डायग्राम्स जो आपको पहली बात तो समझने में बाधा दें और दूसरी बात एग्ज़ाम में उतार पाना नामुमकिन सा हो जाए। इसलिए होल प्रेजेंटेशन और होल मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफी रिवॉल्व्स अराउंड using pen and board so that you can replicate it in your exams. एग्ज़ाम में उतार पाएँ वही फ़ायदा देता है, वरना दिमाग में रख के रखेंगे तो एग्ज़ामिनर आपका दिमाग को नहीं जांच सकता ना। यहाँ पर हमारा टफेस्ट मॉनसून वाला पार्ट ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये प्लेलिस्ट लाभ देगी और आप मुझे बता सकते हैं कि आप और किस मुद्दे पर मेंस में मुझसे इस प्रकार की प्लेलिस्ट चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।